नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया की ताजा स्थिति पर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से की बात। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, हिंसा और आम लोगों की मौत पर जताई गहरी चिंता। मामले का जल्द समाधान निकालने पर दिया जोर। इजराइल ने गजा पट्टी में तेज की बमबारी। हमास की कई सुरंगों और कमांड को ध्वस्त करने का दावा। इजराइल ने कहा 222 लोग अब भी हैं हमास के कब्जे में। जारी संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से 5,500 लोगों की मौत। इजराइल हमास संघर्ष के बीच कूटनीतिक स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने किया इजराइल का दौरा। बेंयामिन नेतन्याहू के साथ बैठक में समर्थन दोहराया। नेतन्याहू ने कहा हमास के खिलाफ दुनिया हो एकजुट। गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास जारी। मिस्र के रफा के जरिए तीसरी खेप गजा पहुंची। संयुक्त राष्ट्र ने कहा पहुंची मानवीय सहायता दैनिक जरूरतों का केवल 3%। हताहतों के बीच लोगों से रक्तदान की अपील। बांग्लादेश में बड़ा ट्रेन हादसा। एक यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। जांच के दिए गए आदेश। और आइए सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि जॉर्डन के महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात की। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। उन्होंने लिखा कि हमने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर गहरी चिंता साझा की। सुरक्षा एवं मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया। और अब हम आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध में चल क्या रहा है, क्या कुछ हुआ है। 17 दिन बीत चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद। घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, सारथी, सारथी, सारथी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इजराइल हमास युद्ध के 17 दिन बीत चुके हैं। युद्ध की भीषणता में कोई कमी नहीं आ रही है। गजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। हमास की ओर से भी इजरायली इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और वहीं लेबनान सीमा पर भी इजराइल को हिजबुल्लाह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल ने हमले किए हैं। दोनों ओर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले लगातार जारी हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान शुरू होने के बाद पिछली रात को सबसे भीषण हवाई हमले हुए। इजरायली सेना हमास के 320 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। हमास की पनाहगाह वाली सुरंगों, दर्जनों कमांड और लुक आउट पोस्ट को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुई इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। उधर इजरायली सेना ने गाजा में लापता लोगों और बंधकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जमीनी छापेमारी का भी दावा किया है। रात के दौरान टैंक और जमानी सेना बलों द्वारा छापे मारे गए। ये आतंकियों के दस्तों के ठिकाने जो युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लापता लोगों और बंधकों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए भी ये छापे अहम रहे। इजराइल ने एक बार फिर बंधकों का नया आंकड़ा जारी करते हुए इसे 222 बताया है। पिछले कई दिनों से इजरायली सेना गाजा से लगी सीमा को पूरी तरह से घेरे हुए है, लेकिन अभी भी हमास के खिलाफ जमीनी आक्रमण शुरू नहीं किए गए हैं। वहीं एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन इजराइल पर किसी भी तरह के जमीनी युद्ध में देरी करने का दबाव डाल रहे हैं। जमीनी सेना ने गाजा से लगी सीमा को घेर लिया है। किसी भी समय कार्रवाई की जा सकती है। संघर्ष की आग इजराइल लेबनान सीमा पर भी भड़की हुई है। इजराइल ने लेबनान सीमा में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि यहां से हिजबुल्लाह उसकी सीमा में एंटी टैंक मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा था। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ईरान के शहर पर उसकी सीमा में हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं दक्षिण इजराइल के कई इलाकों में हमास के रॉकेट हमलों में ध्वस्त इमारतों का मलबा अब साफ किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। हमने ऐसा कहीं नहीं देखा था। मैंने अपने जीवन में सब देखे हैं, आपदाएं देखी हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इस बीच अमेरिका को चिंता है कि इजराइल हमास संघर्ष का असर मध्य पूर्व में उसके सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। हम संभावित तनाव को लेकर चिंतित हैं। हम पूरे क्षेत्र में हमारे सैनिकों और हमारे लोगों पर हमलों के उल्लेखनीय वृद्धि की आशंका देख रहे हैं। इजराइल हमास संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता दिखाई दे रहा है। साथ ही यह आशंका भी बढ़ती जा रही है कि इस संघर्ष का दायरा बढ़ न जाए। फिलहाल इजराइल हमास और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच टकराव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इजराइल और हमास के संघर्ष के विस्तार से दुनिया भर के नेता चिंतित हैं। अधिकतर देश इजराइल को समर्थन जताने के साथ साथ गजा में मानवीय मदद पहुंचाने की भी बात कर रहे हैं। संघर्ष को रोकने के लिए भी चिंतन जारी है। इस सब के बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने इजराइल का दौरा किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई देशों के अपने समकक्षों से पहले उन्होंने बात की और उसके बाद एक संयुक्त बयान जारी किया है। जहां एक और इजराइल हमास के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में कूटनीतिक स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और इटली समेत कई पश्चिमी नेताओं ने हमास के खिलाफ इजराइल का समर्थन किया है। वहीं जो बाइडेन, ऋषि सुनक समेत कई नेताओं ने इजराइल के समर्थन में वहां का दौरा किया। इसी कड़ी में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस सोमवार को तेल अवीव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मित्सोताकिस ने आतंकी समूह हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने साथ ही गाजा में मानवीय पक्ष पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की वकालत की।
मैं यहाँ सिर्फ एक सहयोगी के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र के रूप में आया हूँ। जो हुआ वह वास्तव में भयानक था और हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी रक्षा करने के तहत इजराइल के अधिकार का बचाव और समर्थन किया। हम आपका समर्थन करना जारी रखेंगे और आशा करते हैं कि जो कुछ भी होगा बहुत अधिक मानवीय हानि के बिना होगा। संघर्ष के बीच समर्थन के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रीस के अपने समकक्ष के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में ग्रीस के लोगों का समर्थन इजराइल के लिए काफी खास है। उन्होंने साथ ही हमास के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की बात भी कही। इजराइल में इजराइल के साथ खड़ा होना बड़ी बात है। इस बुरे समय में ग्रीस की सरकार और लोगों के समर्थन की मैं सराहना करता हूँ। यह सभ्यता के खिलाफ लड़ाई है, यह बर्बरता के खिलाफ लड़ाई है। हमें हमास ISIS के खिलाफ एकजुट होना होगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने एक संयुक्त बयान जारी किया। संयुक्त बयान में नेताओं ने इजराइल और आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार के लिए अपना समर्थन दोहराया और नागरिकों की सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने का आह्वान किया। नेताओं ने गाजा में फिलिस्तीनियों तक पहुंचने वाले पहले मानवीय काफिले की घोषणा का स्वागत किया। इसके अलावा यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने सोमवार को लग्जमबर्ग में मुलाकात की और गाजा को सहायता पहुंचाने में मदद के लिए प्रस्तावित मानवीय विराम सहित इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पर चर्चा की। इस दौरान सभी ने हमास द्वारा बनाए गए बंधकों की मुक्ति पर जोर दिया। हमास को गाजा से मिसाइलों, रॉकेटों के हमलों को रोकना होगा। जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उन लोगों को रिहा करना होगा। जाहिर है यह तनाव कम करने की दिशा में किसी भी कदम का हिस्सा है और हमें यह सोचना शुरू करना होगा कि राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री एनेलेना बेयरबॉक ने आतंकवाद पर चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक गाजा से आतंकवाद जारी रहेगा तब तक वहां पर मानवीय तबाही रोकना असंभव होगा। अगर गाजा से आतंकवाद इसी तरह जारी रहा तो हम मानवीय तबाही को रोक नहीं सकते। अगर यह आतंकवाद जारी रहा तो न तो इजराइल के लिए और न ही फिलिस्तीनियों के लिए कोई सुरक्षा और शांति होगी। अभी यह कहना तो मुश्किल है कि कूटनीतिक प्रयास और मेल मुलाकातें कितनी कारगर होंगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस संघर्ष के विस्तार की आशंका से सभी चिंतित है। सवाल यह भी अहम है कि क्या विश्व नेताओं के प्रयास संघर्ष विराम का कोई रास्ता निकाल सकेंगे। और वहीं इजराइल हमास युद्ध के बीच गजा में क्या कुछ चल रहा है, वहां किस तरह के मानवीय हालात बने हुए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ, और साथ ही बीमारियाँ भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी। जीवन मिशन। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के बीच युद्ध की, और इस युद्ध के बीच गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। गजा की मिस्र से लगी सीमा से करीब 3 खेप मानवीय मदद की गजा पहुंचाई गई है। हालांकि गजा के इतने हालात खराब हैं कि यहां के लिए इतनी मानवीय सहायता काफ़ी नहीं है।
वहीं गजा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। हमलों में कई अस्पताल खत्म हो गए हैं, जबकि बचे हुए अस्पतालों में सुविधा के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। गाजा की मिस्र से लगी सीमा पर स्थित रफा क्रॉसिंग से मानवीय सहायता की एक और खेप गाजा में दाखिल हुई। कुल मिलाकर ये मानवीय मदद का तीसरा जत्था है। मानवीय सहायता से लदे यह ट्रक रफा क्रॉसिंग पार करके गाजा में प्रवेश करते दिखाई दिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राहत समूह बार बार कह रहे हैं कि गाजा में जितनी मानवीय सहायता की जरूरत है उसकी तुलना में यह खेप काफी कम है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में पहुंची मानवीय सहायता वहां की दैनिक जरूरत का केवल 3% ही है। गौरतलब है कि मिस्र ने इस क्रॉसिंग से प्रतिदिन 20 ट्रकों के ही प्रवेश की अनुमति दी है। मिस्र के रास्ते गाजा में भेजी जा रही यह मानवीय सहायता दुनिया भर से आई है। भारत ने भी फिलिस्तीन के लिए भेजी गई मानवीय सहायता मिस्र स्थित अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह रेड क्रिसेंट को सौंपी। यहां से इसे गाजा में पहुंचाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान द्वारा भेजी गई इस राहत सामग्री में लगभग 6.5 टन दवाएं और 32 टन आपदा राहत से जुड़ा सामान शामिल है। गाजा में मानवीय आवश्यकता की तुलना में सहायता की मात्रा को समुद्र में एक बूंद ही कहा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सहायता में वृद्धि होगी और वितरण जारी रखने के लिए एक सुरक्षित मानवीय मार्ग खोलने का मौका मिलेगा। पूरे गाजा में मानवीय सहायता की भारी आवश्यकता है। वहीं गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। हमलों में कई अस्पताल खत्म हो गए हैं, जबकि बचे हुए अस्पतालों में सुविधा के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। रक्त और चिकित्सा आपूर्ति की गंभीर कमी से जूझ रहे गाजा में लोगों से अधिक रक्तदान करने की अपील की गई है। वहीं अपने घरों से विस्थापित हुए लोग फिर से अपने जाने की राह ताक रहे हैं। हम सहायता नहीं चाहते, हम अपने घरों को लौटना चाहते हैं। हम जिस दुख में जी रहे हैं उसके कारण हम ना तो दिन में सोते हैं और ना ही रात में। अब हमारे पास धैर्य नहीं है, हम थक चुके हैं। हमारी हालत बद से बदतर हो गई है। इस बीच गाजा में खाने पीने जैसी बुनियादी जरूरतों की भारी कमी देखी जा रही है। खान यूनुस में सैकड़ों लोग रोटी की दुकान के बाहर घंटों लाइन में लगे देखे जा सकते हैं। रोटी के लिए इंतजार कर रही इस भीड़ में अधिकतर वो लोग हैं जो उत्तरी गाजा के निवासी हैं। इजराइल ने इन लोगों को दक्षिण की तरफ चले जाने को कहा था। लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि संघर्ष जारी रहा तो आगे हालात और बिगड़ जाएंगे। हमारी पीड़ा अभूतपूर्व है। अगर 2-3 दिन और यही स्थिति बनी रही तो गाजा पट्टी में एक ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। स्थिति दुखद है। हम सभी देशों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें मानवीय सहायता दें। उधर संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा पट्टी में चल रहे इजरायली हमलों के परिणाम स्वरूप कम से कम 60% आबादी विस्थापित हो गई है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की शुरुआत के बाद से लगभग 16 लाख लोगों को अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फिलहाल कई देशों की तरफ से गाजा के लिए आ रही मानवीय सहायता मिस्र पहुंच रही है, लेकिन चुनौती यह है कि एक दिन में केवल 20 ट्रकों के ही प्रवेश की शर्त की वजह से सहायता खेप तेजी से नहीं पहुंचाई जा पा रही हैं। आइए हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। अमृतपाल सिंह यरूशलेम में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमृतपाल, हर बीतते दिन के साथ ये संघर्ष और भी भीषण होता जा रहा है। हर दिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जब खबर दुनिया की में हम बात करते हैं। आज के क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए, आज के हालात वही हैं जो कल के थे। कल इन्होंने वॉर काफ़ी इंटेंसिफाई कर दी थी। आज भी जो मिलिट्री कैंपेन है क्लियरली इंटेंसिफाई। यहाँ आज 2 लीडर्स थे, जैसे आपने रिपोर्ट में बताया कि ग्रीस के प्रधानमंत्री और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री। क्लियरली उनके होने के बावजूद रॉकेट स्ट्राइक्स हमास करता रहा और उधर इजरायली मिलिट्री अपनी एरियल स्ट्राइक्स वहाँ करती रहीं। तो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और इनफैक्ट और बदतर होती जा रही है, क्योंकि इजराइल का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है
कि हमास को कंप्लीटली ख़त्म करना। अभी उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उनको एरियल बॉम्बिंग से जितना वीकन कर सकते हैं करें। और इन्होंने तो साफ अब तो पर्दा भी हटा दिया है। इन्होंने कहा है कि जो वहाँ रुकेगा सिविलियन होगा उसको हम उनके कोलैबोरेटर्स मानेंगे, टेररिस्ट के, आतंकवादियों के। आप निकलें जैसे कैसे करके साउथ में पहुँचें और फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और जो वेस्टर्न लीडर्स आ भी रहे हैं उनको ये साफ कह दे रहे हैं कि देखें, जब तक हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट होगा हम वो सब कुछ करेंगे, और अगर कोलैटरल डैमेज होता है तो हो। ठीक है अमृतपाल, जो डिप्लोमेसी थोड़ा बहुत की जा रही है इसको लेकर के कि किसी तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो वहाँ पर है इसको रोका जाए, उसमें एक बात निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ तो बात चल रही है इजराइल को सपोर्ट करने की, गजा में जो परेशान लोग हैं उन तक किसी तरह से वहाँ पर मानवीय राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचाई जाए। लेकिन जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि हमास जो बंधक बनाए हुए लोग हैं उनको छोड़ दे और हमास हमला करना छोड़ दे। तो हमास की ओर से कोई आधिकारिक बयानात आ रहे हैं इन सब को लेकर के? हमास कह रहा है कि आप बंद कर दें स्ट्राइक्स, इजराइल स्ट्राइक्स बंद कर दे तो हम बंधक छोड़ देंगे। उन्होंने ये साफ शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये स्ट्राइक्स नहीं बंद करेंगी हम ये बंधक, उन्होंने तो ये भी धमकी दी है कि अगर इजरायली सेना अंदर आई तो हम एक एक करके सभी बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। हालांकि बंधकों पे नेगोशिएशंस हो रही हैं कतर के थ्रू। 2 बंधक हमने देखा अमरीकी छोड़े गए, तो वो गिव एंड टेक और जो होता है वो नेगोशिएशंस चल रही हैं, खास करके फॉरेन नेशनल्स को लेकर, क्योंकि उनकी लड़ाई इजराइल से है पर वो दूसरों को बार्गेनिंग चिप या एक नेगोशिएटिंग चिप यूज कर रहा है, क्योंकि उनमें वेस्टर्न देशों के बंधक भी हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न नेशन बार बार आके इजराइल पे दबाव बना रहे हैं कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि स्थिति और इससे बदतर हो। जी ठीक है अमृतपाल, ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि स्थिति और बदतर हो, लेकिन जिस तरह से इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, उसने बॉर्डर पे पूरे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की हुई है, तो ये कितना आपको मुफीद लगता है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन किस लेवल तक कर सकता है, वहाँ पर क्या कर सकता है, किस तरह की तैयारी है इजराइल की? देखिए ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। तैयारी पूरी है, कर भी सकता है, क्षमता है इनमें ग्राउंड ऑपरेशन करने की। और अगर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि कंप्लीटली हमास को ख़त्म कर देना है तो एरियल बॉम्बिंग से तो होगा नहीं, उससे वीकन कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप उनका डिस्ट्रॉय कर देंगे। फाइनली उसके लिए आपको क्लोज कॉम्बैट में जाना पड़ेगा। क्लोज कॉम्बैट में आपको चुन चुन के आइडेंटिफाई करके उनको मारना पड़ेगा। तो ग्राउंड ऑफेंसिव तो एक मत यहाँ पर है कि ग्राउंड ऑफेंसिव कर दिया जाए, पर वही है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकल टाइट रोप है। ये जो इतने सारे लीडर्स आ रहे हैं यही प्रेशराइज कर रहे हैं इजराइल को कि आप दुनिया में जब अलग थलग पड़ जाएंगे, जब सिविलियन काउंट बहुत स्टीपली क्लाइम करेगा, एकदम शूट अप करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि हमास तो गुरिल्लाज हैं, वो तो अगर ज्यादातर दुनिया की माने तो वो आतंकवादी हैं, वो तो ह्यूमन शील्ड उनको बनाएंगे लोगों को, तो उनके सर्वाइवल का यही लास्ट उपाय है। तो अगर इजरायली सेना अंदर जाती है। दूसरा ये है कि कल रात एक बड़ा दिलचस्प वाकया गुजरा चंद्रशेखर, कि इन्होंने एक पॉइंट पर टैंक लेके और कुछ सोल्जर्स लेके एंट्री करने की कोशिश की इजराइल ने। उन्होंने रिटेलिएट किया, एक इजरायली सोल्जर मार दिया, 3 हलाक हो गए, बाकियों को भागना पड़ा। तो अंदर जाना इतना आसान नहीं है, वो भी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। फाइनली इनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वेपनरी है, उनसे ज्यादा सक्षम है, पर उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ेगी। सवाल यही है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि क्या वो कॉस्ट देने को तैयार हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अमृतपाल सिंह। और आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश से एक खबर आ रही है। बांग्लादेश में सोमवार को एक यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। चट्टोग्राम की ओर जा रही मालगाड़ी किशोरगंज में स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 3:30 बजे ढाका आ रही एगारो सिंदूर एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे में अब तक 17 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना।
अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव के प्रथम चरण के परिणाम काफी रोचक निकल कर आए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में पहले चरण के परिणामों में अर्थव्यवस्था मंत्री सर्गियो मासा आगे निकल गए हैं। उनके प्रतिद्वंदियों को भी उनसे कुछ कम मत प्राप्त हुए हैं। ऐसे में चुनाव के अंतिम चरण में यानी कि नवंबर में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के शुरुआती नतीजों में देश के अर्थव्यवस्था मंत्री सर्गियो मासा आगे निकल गए हैं। करीब 90% मतों की गणना के बाद मासा को 36% से अधिक वोट मिले हैं, तो वहीं दक्षिणपंथी नेता जेवियल माइली 30% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा रूढ़िवादी पेट्रिसिया बुलरीच को भी 23.8% मत प्राप्त हुए। अब नवंबर में अंतिम चरण का मतदान होना है और ताज़ा नतीजों से साफ है कि दोनों नेताओं के बीच नवंबर में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मासा ने इस मौके पर कहा कि हमारे पास अर्जेंटीना की राजनीति में एक नया संस्थागत युग की शुरुआत की क्षमता है। सभी अर्जेंटीना वासियों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के तौर पर मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से ऊपर सुधार कार्य और सुरक्षा का सबसे अधिक महत्व है। देशवासियों के प्रति यही मेरी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। अर्जेंटीना में अधिकतर चुनाव सर्वेक्षण दक्षिणपंथी नेता जेवियल माइली को बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन इन परिणामों से उन्हें झटका लगा है। माइली ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर सरकारी खर्च को कम किया जाएगा, सरकारी मंत्रालयों की संख्या को घटाकर आधा किया जाएगा और केंद्रीय बैंक को खत्म कर स्थानीय मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से बदला जाएगा। अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपने बच्चों को देश छोड़कर जाने से रोक सकते हैं। हम भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। यह चुनाव मेरे बारे में नहीं है, यह आपके बच्चों, आपके माता पिता को लेकर है। किर्चनरिज्म सत्ता पर कब्जा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन लोगों को चुनना होगा कि हम किर्चनरिज्म चाहते हैं या आज़ादी। वहीं पहले चरण के चुनाव में पूर्व सुरक्षा मंत्री पेट्रिसिया बुलरीच तीसरे स्थान पर आई हैं। रूढ़िवादी बुलरीच ने अपनी हार को स्वीकारते हुए कहा कि लोक लुभावनवाद ने देश को गरीब बना दिया है। हमारा उद्देश्य चुनावी समय से भी आगे का है, यह हार से भी आगे जाता है, जैसा कि आज हम इसे स्वीकार करते हैं। लोक लुभावनवाद ने देश को गरीब बना दिया है। मैं सत्ता हासिल करने वालों को बधाई नहीं दूंगी, जो अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे खराब सरकार का हिस्सा रहा है। 19 नवंबर को अर्जेंटीना में राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान होगा और इसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि अर्जेंटीना का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि पहले चरण के नतीजों ने चौंकाया है। सर्गियो मासा साल 2019 से सत्ता पर काबिज सरकार में अर्थव्यवस्था मंत्री हैं और खराब अर्थव्यवस्था के बावजूद उनकी लोकप्रियता बरकरार है। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ विशाल लिथियम और शेल गैस भंडार से युक्त अर्जेंटीना 140% की महंगाई दर और तेजी से गिरती मुद्रा से जूझ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।